अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम कैफ के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैफ के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनकी नेचर क्या है, कितने होते हैं, रूल ऑफ प्रोग्रेशंस क्या है, कैफ को चलाने के लिए आइडियल प्लान क्या होना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास योर कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर हम ये भी बात करेंगे कि कैफ के अंदर बच्चे क्या गलतियां करते हैं, फेलियर की क्या रीजंस हैं, और फिर हम उनको काउंटर करने के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी जो ये है कि सोशल मीडिया का जो हम इम्पैक्ट है, जो सोशल मीडिया का अननेसेसरी यूज है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया का यूजेज है, इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आप लोगों के ऊपर, खास तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, सीए के स्टूडेंट्स के ऊपर। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इनको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा, पूरा तो पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा एज यूजुअल। ये एक स्लाइड होती है जिसमें एक प्रेजेंटर अपना अपने बारे में बताता है। बेसिकली मेरा सारा का सारा जो फाइनेंशियल करियर है, मेरा सारा का सारा जो प्रोफेशनल करियर है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द एजुकेशन एंड टीचिंग एंड टेस्टिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल करियर, सीए को मैंने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट रोल्स में सर्व किया है, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज ए डेवलपर, एज एन ऑथर। और डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर मैं अब तक एजुकेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। हम बात करते हैं जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। देखिए, आपने पीआरसी भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अब सीए जो है ये है क्या चीज़, और इसमें क्या-क्या एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। पीआरसी के बारे में अगर हम बात करें तो पीआरसी स्टैंड्स फॉर प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये है कि सीए के अंदर एंटर होने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या-क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उसको हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ा था, जिनको हम पीआरसी कहते हैं। स्टेज के ऊपर 5 सब्जेक्ट्स कहते हैं, पीआरसी 1 टू 5। लेकिन अगर आप पीआरसी सीए के पूरे स्कीमा को समझें, तो बेसिकली आपको सीए के अंदर इन 7 एरियाज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 मेन एरियाज हैं। ये 2 मेन एरियाज में आपको एक्सपर्ट लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और आपको इन 2 एरियाज में, इन एरियाज का चीता बनाया जाता है। फिर कुछ और एरियाज है जैसे लॉज। अब लॉज के अंदर वो वाले लॉज नहीं है जो कि आपके क्रिमिनल लॉज है, बल्कि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड लॉज है कि बिजनेस से रिलेटेड रूल्स क्या है। क्योंकि आप बिजनेस करेंगे, आप कंपनीज को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लॉज पढ़ना जरूरी है। टैक्सेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि टैक्स जो है ये आप कंट्री को देते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, जिसके बदले आपको कुछ सर्विसेज मिलती हैं। तो टैक्सेशन का जो एरिया है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर स्टार्टेड अकाउंटेंसी एजुकेशन, और इसमें भी आप बेसिक से लेकर बड़े एडवांस लेवल तक एजुकेशन हासिल करते हैं। पांचवा एरिया या पांचवा जो सतून है इसका, वो है जी ऑडिटिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली, इनके पास ऑडिटिंग राइट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज को ऑडिट करने के। तो हाउ डू यू परफॉर्म द ऑडिट, एंड हाउ कैन यू गिव द रिपोर्ट, और आप किस तरीके से साइन करेंगे, इस तरह की जितनी भी चीजें सारी आप ऑडिटिंग के पेपर में पढ़ते हैं। एक और एरिया या फैकल्टी ऐसी है जो विच इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अदर एरियाज, जिनको मैं एलाइड सब्जेक्ट कहता हूँ। एलाइड से मुराद है ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि सप्लीमेंट्री हैं, जो साथ में जुड़े हुए हैं। ये वो एरियाज हैं या ये वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है, ताकि आप पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझें, बिजनेस मैकेनिज्म को समझें। ये देखें कि बिजनेस के अंदर आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, बिजनेस के अंदर आपने सस्टेन कैसे करना है, बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। एंड देन देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज कॉल्ड हैंड्स ऑन कोर्सेज। हैंड्स ऑन कोर्सेज का मतलब है ये ऐसे सब्जेक्ट या कोर्सेज होंगे जो कि बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। ये ऐसे एरियाज है जिनकी टेस्टिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि सीए के अंदर एजुकेशन जो है उसको 7 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और हर कैटेगरी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने होते हैं। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को डिटेल से पढ़ लें, तो आप अपने एरिया में, अपनी कैटेगरी में आप यानी कि एक एक्सपर्ट लेवल की एजुकेशन, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं जी। ये जो 2 बड़े मेन एरियाज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों एरियाज में से हर एक एरिया के को हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि बेसिकली इनके 5-5 पेपर्स होते हैं। 5 पेपर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और 5 पेपर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पीआरसी 4 का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आपने अकाउंटिंग की बेसिक पढ़ी है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर था ये। फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड कैफ लेवल के ऊपर 2 पेपर्स होते हैं, कैफ 1 और कैफ 5। एफएआर 1, एफएआर 2, इन दोनों सब्जेक्ट्स के नाम है।
और ये 2 पेपर्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट कर रहे हैं। सेम गोज़ विद सीफैप लेवल। आपके सीफैप लेवल के ऊपर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पेपर होता है जो कि आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा पेपर समझा जाता है सीफैप का, दैट इज़ AAFR। और ये भी एक पेपर है। इसी तरीके से जब आप एमएसए लेवल पे जाते हैं तो एमएसए 1 में जो मेजर पोर्शन होता है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। एमएसए 1 का मेजर पोर्शन। इसमें एक और चीज भी होती है बट दैट इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो स्ट्रीम है या ये जो फैकल्टी है, ये जो एरिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये 5 दफा पढ़ाया जाता है। डेफिनेटली हर जगह थोड़ी हर दफा थोड़ी एडवांस चीजें आती हैं, एक ही चीज बार बार तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो पीआरसी 4 का पेपर, कैफ 1, कैफ 5, सीफैप 1 एंड एमएसए 1। सेम गोज विद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है ये तो आप तभी पढ़ेंगे जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। लेकिन आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला बेसिक पेपर पढ़ा था पीआरसी 2 क्यूएम, फिर आपने कैफ 3 सीएमए पढ़ना है, कैफ 6 एमएफए पढ़ना है, सीफैप 4 बीएफडी पढ़ना है और एमएसए 2 पढ़ना है, जिसमें से मेजर पोर्शन जो है वो अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो ये जो 2 मेन स्ट्रीम्स हैं, इनको मैं कहता हूँ ये 2 रत्न है सीए के। हर रत्न के 5-5 पेपर्स हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वो 2 एरियाज हैं जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड एरियाज हैं। और आपको इन न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉलेज चाहिए। इन दोनों एरियाज में डंडी मारने का मकसद ये है कि आपने अपनी बेस खराब कर ली है अगले पेपर्स के लिए जो इस स्ट्रीम के हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पीआरसी 4 ठीक से नहीं आता तो आपके लिए कैफ 1 में भी मुश्किल होगी, कैफ 5 में भी मुश्किल होगी, सीफैप 1 में भी मुश्किल होगी और एमएसए 1 तक आप परेशान रहेंगे। खैर आप अगले लेवल पे जाएंगे तब जब आप एक लेवल को बेहतर कर लेंगे। तो पीआरसी 4 में तो कोई रटा-रुटा लग जाता है, असाइनमेंट्स चल जाती हैं, लेकिन कैफ 1, कैफ 5 में उतना ही बच्चा जाके फंस जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर बेस स्ट्रांग इन दीस 2 एरियाज, पीआरसी 4 एंड पीआरसी 2 क्यूएम। ये तो आपने पेपर्स दे दिए, आई एम श्योर इंशाल्लाह अल्लाह करे आपके ये पेपर पास हो जाए। तो हम लोग बात करेंगे आगे कि कैफ के अंदर ये 4 पेपर जो हैं बेसिकली, जो कैफ के 4 पेपर्स हैं वो न्यूमेरिकल स्ट्रीम से। लॉज की अगर हम बात करें तो ये एक थ्योरेटिकल एरिया है। लॉज क्या होते हैं? किसी मुल्क के अंदर काम करने के जो बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस के अंदर जो रूल्स हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लॉज कहते हैं। पीआरसी के अंदर आपने कोई लॉ का पेपर नहीं पढ़ा था, लेकिन कैफ के अंदर आप लॉ के 2 पेपर्स पढ़ेंगे। एक कैफ 4 बी लॉ स्टैंड्स फॉर बिजनेस लॉ एंड कैफ 7 सी लॉ स्टैंड्स फॉर कंपनी लॉ। तो जब 2 लोग आपस में बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो जो डिस्कशन है या जो अपने जो रूल्स हैं उनमें कौन-कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे जो लॉज इनके अंदर अप्लाई होते हैं। सीफैप लेवल के ऊपर सीफैप 2 का पेपर है, सही है जी। सीफैप 2 का पेपर है, सीएलएसपी कॉर्पोरेट लॉ सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस। और ये बेसिकली बिजनेस लॉज की ही एडवांस रूल्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली लॉ आपको 3 पेपर्स में पढ़ाया जाता है, ये बल्कि तीसरा पेपर है, ये बड़ा मुश्किल पेपर होता है। इसमें इसका जो लेंथ ऑफ सिलेबस है वो बहुत ज्यादा होता है, लॉज आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो देन इंशाल्लाह आप किसी भी क्वालिफाइड लॉयर जितनी नॉलेज आपके पास आ जाती है, जो लोग बिजनेस के अंदर एलएलबी करके आते हैं, एलएलएम करके आते हैं, आपको उनके लेवल की, उनकी अंडरस्टैंडिंग के इक्वल नॉलेज हासिल होती है। तो ये लॉज जो है ये थ्योरेटिकल एरिया है। सेम गोज विद द ऑडिटिंग एरिया। ऑडिटिंग का जो एरिया है, ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट मशहूर है। ऑडिट का पेपर आप कैफ के अंदर कैफ 8 पढ़ते हैं और सीफैप के अंदर सीफैप 6 पढ़ते हैं। ये भी आपका एक थ्योरेटिकल पेपर है। बल्कि थ्योरेटिकल से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हर वो पेपर जिसे हम आज थ्योरेटिकल कह रहे हैं, बेसिकली वो थ्योरेटिकल नहीं बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है। यानी कि होते वो रूल्स हैं, लेकिन आपको सिनेरियोज़ दे दिए जाते हैं कि भाई बताएँ कि इस सिनेरियो के अंदर कौन-सा रूल अप्लाई होगा और आप उसको रूल को अप्लाई करके बताएँगे कि भाई ये रूल अप्लाई होगा। खैर दिस गोज़ विद ऑडिटिंग। थ्योरेटिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टैक्स के लॉज़ हैं। पाकिस्तान का जो टैक्स लॉ है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे टैक्स के अंदर आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। टैक्स का जो पेपर है ये थ्योरेटिकल बेस्ड भी है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। इसमें आपको बेसिकली एक्चुअल टैक्स भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है और आपको कभी-कभार एग्जामिनर ये कहता है कि अच्छा बताओ भाई टैक्स के रूल्स क्या हैं फलां एरियाज़ के मुताबिक, या फलां अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो टैक्स के क्या रूल्स अप्लाई होंगे। टैक्स का पेपर आप 2 लेवल्स पे पढ़ते हैं, कैफ के अंदर कैफ 2 और सीफैप के अंदर सीफैप 5। अच्छा, अब आगे चलते हैं अलाइड एरियाज़ की बात करते हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स। अलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके अंदर एक बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करते हैं, बिजनेस की सेंस डेवलप करते हैं, लोगों को मैनेज करना, लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, टीम मैनेज करना, टीम को मोटिवेट करना, लोगों से किस तरह से काम करवाना है, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मैं अलाइड सब्जेक्ट्स में प्लेस कर रहा हूँ। तो अलाइड सब्जेक्ट्स में देखें 3 अलाइड सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो आपने पीआरसी के अंदर पढ़ लिए हैं। रिपोर्ट राइटिंग का पेपर है,
BCRW जिसको आप कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, आपको ओवरऑल इकोनॉमी की इन्फॉर्मेशन होती है, और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कि बिजनेस क्या है, कैसे डील करना है, लोगों को कैसे डील करना है, बिजनेस को कैसे चलाना है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट वगैरह इस तरह की चीजें। एंड देन देयर इज एन एडवांस पेपर ऑफ आई बेसिकली ITB का एडवांस लेवल है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का एडवांस लेवल है, CFAP 3 SPM स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थोड़ी एडवांस एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स हैं, तो मैं इनको थेरेटिकल सब्जेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो प्लेस करूंगा। सातवां जो एरिया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन के अंदर आपको जिसके ऊपर फोकस नजर आएगा, दैट इज हैंड्स ऑन कोर्सेज। ये सेंस किया गया, ये नोट किया गया कि लोगों को हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल्स तो बड़े अच्छे करना सिखा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी लोगों के पास इतनी नहीं होती, लोगों को कंप्यूटर की इतनी अच्छी महारत हासिल नहीं होती, लोग कंप्यूटर के ऊपर काम करने से घबराते हैं। हालांकि आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर है, उसमें कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी बड़ी वैल्यू है, और लोगों को समझना पड़ेगा कि ये आपको किस तरीके से फायदा दे सकते हैं। बल्कि अब तो कंप्यूटर से हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो कंप्यूटिंग है, उससे आगे चले गए हैं। अब हम चैट जीपीटी के दौर में आ गए हैं, अब हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द कंप्यूटिंग। तो इस वजह से आप के कोर्स में, आपके CA के अंदर ये कुछ रिसेंटली कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज ऐड किए गए हैं, जिसमें से 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज आपने कैफ लेवल पे करने होंगे। पहला है जी PPE और दूसरा है जी MS ऑफिस। PPE स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का ये कोर्स होगा। आप प्रेजेंटेशंस देंगे, आप इंटरव्यूज देंगे, आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, और उसकी बेसिस के ऊपर आपका ये पेपर पास या फेल कंसीडर किया जाएगा। सेम गोज विद MS ऑफिस। आप MS ऑफिस पढ़ेंगे, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद जब आप उसका टेस्ट देंगे, तो आपका टेस्ट लेने के बाद उसमें आपको पास कंसीडर किया जाएगा। CFAP लेवल के ऊपर भी 2 कोर्सेज हैं। नंबर 1 PVEA प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड। ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है, जिसके आपको वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे, और उसके बाद आपको सिखाया जाएगा, आपको सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, इस तरह की चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि यार सोशल एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है, आपको बिजनेस की जितने भी सीक्रेट्स पता है उनको कैसे सेफ गार्ड करना है, क्या क्या इश्यूज हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको आएंगे, और आपने उनको कैसे काउंटर करना है। तो बेसिकली प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड का ये जो कोर्स है, ये बस आप देखेंगे तो ये आपका कंप्लीटेड कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, इन दोनों में से कोई एक कोर्स करना है आपने, डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स का कोर्स या फिनटेक्स का कोर्स। देखिए इन दोनों के दरमियान में मैंने लिखा हुआ है और, तो इन दोनों में से कोई एक करना है, या आप DMA कर लें या आप फिनटेक कर लें, इन दोनों में से कोई एक करना है, तो आपका ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 2 डिफरेंट कोर्सेज हैं, जस्ट लाइक ये 2 स्पेशलाइजेशंस हैं, इन दोनों में से जो आप चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये हैंड्स ऑन कोर्सेज बेसिकली, इनका ICAP में एग्जाम नहीं होगा, इनका ये जो 2 कोर्सेज हैं, इनका ICAP में एग्जाम नहीं होगा। इनका आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे होंगे ये कोर्सेज, वो कॉलेज खुद ही आपको इवैल्यूएट करेगा, और ICAP को बताएगा कि भाई इस बच्चे को हमने इवैल्यूएट कर लिया है, अब हमारे ख्याल से ये बच्चा जो है ये प्रोफिशिएंट हो गया है, अब आप इसको सर्टिफिकेट इशू कर दें। तो ICAP उनको कॉलेज की बात मानते हुए सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो जनाब ये स्टोरी, PVEA का कोई एग्जाम नहीं होता, ना कॉलेज वाले लेते हैं और ना ही ICAP वाले लेते हैं, लेकिन ये जो डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स है, इसमें कॉलेज की इवैल्यूएशन भी होती है जिस कॉलेज से आप पढ़ते हैं, और इसमें ICAP के एग्जाम्स भी होते हैं, यानी कि ICAP भी इसका पेपर लेता है। यानी कि क्योंकि ये थोड़े एडवांस लेवल के पेपर्स हैं, तो पहले कॉलेज वाले अपनी वैल्यूएशन करके ICAP को कहते हैं भाई हमारी तरफ से ये बच्चा रेडी है, अब आप इसका एग्जाम ले लें। तो ICAP इनका एग्जाम लेता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठी करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज अहेड ऑफ यू, आपके सामने अब क्या चैलेंजेस हैं और आपने इनको कैसे करना है। बहरहाल जो इमीडिएट चैलेंज है इस वक्त आपके सामने, वो है जनाब अली ये कैफ का लेवल, जिसमें 8 पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। ठीक है जी, तो इस कैफ के लेवल के बारे में कुछ मजीद समझते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये मैं जानबूझ के लिखी रहने दी थी ताकि मैं आपके सामने ऐसे क्रॉस कर सकूं। कैफ में पहले ग्रुप्स होते थे, ग्रुप A और ग्रुप B, अब ये ग्रुप्स खत्म हो गए, अब ये ग्रुप्स की बाइफर्केशन खत्म हो गई है। ठीक है जी, अब कैफ के टोटल 8 पेपर्स हैं। कैफ के 8 पेपर्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कैफ के कितने पेपर्स हैं, तो आपको बताना चाहिए कि जनाब कैफ के 8 पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। जब आप ये 10 चीजें पूरी करेंगे, तो फिर आपका कैफ पास कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, पहले हम इन पेपर्स की बात करते हैं, 8 पेपर्स की। ये 8 पेपर्स के नाम ये लिखे हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन इसमें एक रूल ऑफ प्रोग्रेशन है। रूल ऑफ प्रोग्रेशन ये है, मैं आपको निशान लगा के बता रहा हूँ। कहा यह जाता है कि कैफ 1 जो है ये, और कैफ 5, ठीक है, इन दोनों का आपस में लिंक है।
इसी तरह से कैफ 3 का कैफ 6 के साथ लिंक है। इस लिंक का क्या मतलब है? इस लिंक का ये मतलब है कि अगर आपका कैफ 1 पास नहीं होगा तो आप कैफ 5 नहीं दे सकते। यानी कि कैफ 5 को देने के लिए आपने कैफ 1 पास करना है। अगर आपका ऑलरेडी पिछली किसी अटेम्प्ट में कैफ 1 पास हो चुका है तो फिर आप कैफ 5 देंगे। सेम गोज़ विद कैफ 6। कैफ 6 आप सिर्फ तब ही अपीयर कर सकते हैं जब आपने कैफ 3 पास किया हो। तो रूल ऑफ प्रोग्रेशंस में आप समझ लीजिए कि 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं। कौन-कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? कैफ 5 क्लोज होता है आपका, ये तभी ओपन होगा जब आप कैफ 1 पास कर लेंगे। सेम गोज़ विद कैफ 6, ये क्लोज होता है आपका, ये तभी ओपन होगा जब आप कैफ 3 पास कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आप जो मर्ज़ी पेपर जैसे मर्ज़ी दे सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो आप एक अटेम्प्ट में 6 पेपर्स भी दे सकते हैं। लेकिन 6 पेपर इज़ नॉट गुड। आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेपर्स दें। 3 पेपर से ज़्यादा पेपर जब आप उठाएँगे, तो आपके लिए पेपर्स मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये 3 पेपर कौन से हैं? मैं इन 8 पेपर्स की अभी बात कर रहा हूँ। अभी इन 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज़ की कोई बात नहीं की। अच्छा, ये जो 3 पेपर्स होंगे, ये किस तरह से होंगे? एक पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पेपर बेस्ड का क्या मतलब है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे, वहाँ पे बैठेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, आप उसके ऊपर हाथ से लिखेंगे। ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसलिए डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे पहले आपने पीआरसी दिया हुआ है और पीआरसी कंप्यूटर बेस्ड होता था। तो ये हमारा पेपर बेस्ड है। 100 नंबर का पेपर होगा और पासिंग मार्क्स हैं 50। आपके 50 या 50 से ज़्यादा नंबर आए, तो आप पास कंसिडर किए जाएँगे, अदरवाइज़ आप फेल कंसिडर किए जाएँगे। अगर आप पास होंगे, तो आप पास हैं। पास के अंदर मार्क्स नहीं बताए जाते। अगर आप फेल होंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स थे। होता ये था कि पहले आईकैप सिर्फ पास या फेल बताता था। लेकिन किसी ने ये कहा कि भैया, जो बच्चा फेल हो गया, उसे ये बताओ तो सही कि उसके कितने नंबर आए हैं, ताकि वो उस हिसाब से तैयारी करे। तो आईकैप ने फेलियर वाले को नंबर बताने शुरू कर दिए थे। लेकिन जो पास है, वो आईकैप की नज़र में पास है। आईकैप उसके मार्क्स कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करता कि उसके एक्चुअली कितने मार्क्स आए थे। पेपर की बात करते हैं। पेपर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हमारे पास एक एडिशनल चीज़ होती है जो आपने आज से पहले नहीं देखी, वो है 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। यानी कि 15 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। सही है? होता ये है कि रोज़ाना सुबह आपका 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है। 9 बजे से लेकर 9:15 तक आपके पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर होता है, आपके पास और कोई चीज़ नहीं होती। एग्ज़ामिनर पूरा 9 बजे आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और आपके पास 15 मिनट होते हैं उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के। इस इन 15 मिनट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये स्ट्रेटजी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिफरेंट है। आप जिस टीचर से सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो भी, आपने उस टीचर से पूछना है कि सर एडिशनल जो हमारा शुरू का रीडिंग टाइम है, उसको कैसे यूज़ करें इफेक्टिवली। फिर सवा 9 बजे आपको आंसर शीट भी मिल जाती है और सवा 12 बजे तक आपके पास आंसर शीट रहती है, जिसमें ये 3 आवर्स के अंदर आपने पेपर को सॉल्व करना होता है। 3 आवर्स के बाद एग्जामिनर आपसे पेपर ले लेता है। एग्जाम जो है ये मार्च में होते हैं। इस मार्च अटेम्प्ट को हम स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं और ये सितंबर में भी होते हैं। उस सितंबर अटेम्प्ट को हम ऑटम अटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है? नॉर्मली एग्जाम्स फर्स्ट वीक ऑफ द मंडे से स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ से। यानी कि उस मंथ में जो पहला मंडे कब आ रहा है, उस मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, जो हमने ज़िक्र करनी है, वो है जी मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास कैफ। कैफ को पास करने के लिए आपके पास मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है? आईकैप ने बड़ा स्पेसिफिक रूल बताया। आईकैप ने कहा है कि जिस दिन आपका पहली अटेम्प्ट होगी कैफ की, यानी कि जिस दिन आप कैफ का पहला पेपर दे देंगे। कैफ का पहला पेपर देने का मतलब, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने कैफ का जो मैंने सबसे पहला पेपर दिया था, वो मैंने दिया था जी 4 मार्च 2024 को। फॉर एग्जांपल 4 की बजाय इसको ना 8 कर लेते हैं। बस एवं ही। तो दिस इज़ द डे जिस दिन आप पहली दफ़ा कैफ में अपीयर हुए थे। आपने इसमें 4 साल ऐड कर लेने हैं। यानी कि बिल्कुल ईयर के अंदर 4 साल ऐड कर देने हैं, तो क्या डेट बनती है? 8 मार्च 2028। जनाब इस डेट की सुबह को अगर आपका कोई भी पेपर रहता हुआ, यानी कि आपके पास इस डेट तक का टाइम है कि आपने अपने 8 पेपर पास करने हैं। तो बेसिकली 4 साल का टाइम पीरियड आपके पास है कि आपने 4 साल के अंदर-अंदर अपना पेपर पास करने हैं। ठीक है जी? इसमें आईकैप ने थोड़ा-सा तर्स खा लिया और मेरा ख्याल है उस तर्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे ही 4 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। 8 अटेम्प्ट्स होती हैं, क्योंकि हर साल 2 अटेम्प्ट्स होती हैं, तो 4 साल में टोटल 8 अटेम्प्ट्स हुई। बच्चा अगर अटेम्प्ट में एक पेपर भी पास नहीं कर रहा, तो फिर तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। फिर तो बच्चा जो है ना, वो फिर बड़ा ही नालायक होगा मेरे जैसा। अच्छा, आईकैप क्या करता है कि इसमें आपको 1 साल का मज़ीद ग्रेस पीरियड देता है। 1 ईयर ग्रेस पीरियड मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास टाइम है 8/3/2029 तक का। लेकिन ये ग्रेस पीरियड हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ ग्रेस पीरियड ज़िंदगी में। अच्छा जी, ग्रेस पीरियड किसको मिलता है? ग्रेस पीरियड उसको मिलता है 1 साल का, जिसका इस डेट पे, यानी कि जब 4 साल पूरे हुए,
तो 4 साल पूरे होने के बाद उसका थोड़ा सा ही रह गया, तो फिर हम उसे कहते हैं चलो तुम्हें थोड़ा सा और ग्रेस पीरियड दे देते हैं। सही है? यानी कि आईकैप ये कहता है कि भाई जिसके 6 पेपर पास हो गए 8 में से इन 4 सालों के अंदर, उसको 1 साल का ग्रेस पीरियड और मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी के 5 पेपर पास हुए इन 4 सालों में, तो उसको ग्रेस पीरियड नहीं देंगे, उसे हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उसे कहेंगे जाओ बेटा घर जाओ। इसी तरीके से अगर किसी के फॉर एग्जांपल 7 पेपर पास हुए, तो उसको ग्रेस पीरियड मिल जाएगा कि यार तुमने 7 कर लिए और चलो ये 1 साल और ले लो, ये बाकी 1 जो रह गया ये भी कर लो क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया तुम्हारा। तो आई होप कि आपको ये ग्रेस पीरियड वाला रूल समझ आया होगा कि ग्रेस पीरियड सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने 6 आउट ऑफ 8 पेपर्स पास कर लिए होंगे। ठीक है जी। सो दीज वर द रूल्स अबाउट कैफ कि कैफ आपने कैसे पास करना है। कैफ की ये जो 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैफ 1 जब तक आपका पास नहीं होगा, आप कैफ 5 शुरू नहीं कर सकते। कैफ 3 आपका जब तक पास नहीं होगा, आप कैफ 6 शुरू नहीं कर सकते। तो इन रूल्स को आपने ज़हन में रखना है, जब हम आगे आपकी अटेम्प्ट प्लानिंग करेंगे तो हम इस चीज़ को सामने रखेंगे। अब आते हैं जनाब हैंड्स ऑन कोर्सेज़ की तरफ। हैंड्स ऑन कोर्स है जी पीपीई। पीपीई स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें आपकी प्रेजेंटेशंस को बेहतर किया जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे प्रेजेंटेशंस देते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशंस देने की प्रैक्टिस की होती है। प्रेजेंटेशंस एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का मतलब है कि हाउ इफेक्टिव योर पर्सनालिटी इज, यानी कि बेसिकली ये कोर्स आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए है। ये आप जिस भी कॉलेज से करेंगे, किसी अच्छे कॉलेज से कीजिएगा। ये कोई सीए का कॉलेज ही करा सकता है और कोई इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता। आप जाएंगे उस कॉलेज के पास, आप कहेंगे जी मैंने पीपी में एडमिशन लेना है, वो आपको एक क्लास में डाल देंगे जिस क्लास में मैक्सिमम 30 बच्चे हो सकते हैं। उस क्लास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, ये आईकैप का रूल है। इसमें हर बच्चा 4 दफा प्रेजेंटेशंस बना के लाएगा, टीचर उसको देगा एक टाइटल देगा, टीचर उसे कहेगा जाओ भाई इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लाओ। वो बच्चा उस मौजू के ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लाएगा, वो क्लास में सारे बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। टीचर उसको शूटिंग के बारे में बताएगा, टीचर उसको बात करने का तरीका बताएगा, मोनोलॉग की डिस्कशन होती है। इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज यानी कि डमी इंटरव्यूज किए जाते हैं कि आपको कहा जाता है कि चलो भाई कल ये जॉब है, इस जॉब के लिए इंटरव्यू है, तुमने तैयार हो क्या ना, तुमने इस जॉब में अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि बच्चे को इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जिस तरह की कम्युनिकेशंस का सामना करना पड़ता है, वो सारी उसकी बेहतर होती है। ये बेसिकली 70 आवर्स का कोर्स होता है। इन 70 आवर्स में आपको क्लास में बैठ के 70 घंटे की क्लासेस लेनी होती है। आपका जो टीचर है वो ही आपका एग्जामिनर भी है। आपका टीचर आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता जाएगा और आपका टीचर आईकैप को बताएगा कि भैया इस बच्चे ने पीपीई का कोर्स मेरे पास किया है और मैं इस बच्चे की परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ, इसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। तो आईकैप वो सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। सर्टिफिकेट आईकैप इशू कर देगा, मिलेगा आपको आपके कॉलेज से ही। आपका कॉलेज आपको सर्टिफिकेट दे देगा, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर आईकैप इशू तब करता है जब कॉलेज उनको बताता है कि इस बच्चे ने अच्छा काम कर दिया। तो ये आपने ड्यूरिंग योर कैफ जर्नी, इन 8 पेपर्स के दौरान किसी भी वक्त आपने ये 70 घंटे की क्लासेस अटेंड करनी होती है। कब करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, एमएस ऑफिस के कोर्स की बात करते हैं। एमएस ऑफिस का कोर्स है कंप्यूटर की बेसिक्स का कोर्स। कंप्यूटर जो है वो हमारे हर बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होता है और मेजॉरिटी जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है वो एमएस ऑफिस की कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही होती है। एमएस ऑफिस की प्रोडक्ट्स कौन सी है? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो बेसिकली ऑफिस के अंदर ये 3 प्रोग्राम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खास तौर पे एक्सेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने पीपीई की क्लास में एडमिशन लिया था, आप किसी कॉलेज में जाएंगे, सीए के कॉलेज में, उन्हें कहेंगे भाई मैंने एमएस ऑफिस का कोर्स करना है, वो आपको एक क्लास में डाल देंगे। उस क्लास में आपका जो टीचर होगा वो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करना सिखाएगा और फिर आपकी डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल उसने आपको एक फंक्शनैलिटी सिखाई और आपको कहा कि भाई इसकी प्रैक्टिस करके आना, कल मैं इसका टेस्ट लूंगा, और फिर उसका कोई टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड हो या किसी कोई परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट हो, तो आपका वो टेस्ट लेगा और आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता जाएगा। जब आप आईकैप को ये बता देगा आपका टीचर कि हाँ भाई इस बच्चे ने काम ठीक कर लिया है, इसको सर्टिफिकेट इशू कर दे, तो आईकैप आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो आपके ये दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज करना जरूरी है। हैंड्स ऑन कोर्सेज में आईकैप में जाके, बोर्ड में जाके आपने कोई पेपर नहीं देना। ये बेसिकली कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपकी उन क्लासेस के अंदर आपका टीचर कराएगा और आपका टीचर खुद ही आपको सर्टिफिकेट इशू मतलब पास कर देगा या फेल कर देगा। अगर आईकैप इसमें आईकैप जो है वो आके चेक करता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। कभी कभार वो क्लासेस में बैठ जाते हैं, देख लेते हैं, सारे टीचर्स को अलाउ नहीं करते, पहले आईकैप से टीचर अप्रूव करवाना पड़ता है कि यार ये हमारा टीचर है, आप इसको चेक कर लें। आईकैप फिर टीचर को चेक करता है, फिर उसके बाद टीचर को अप्रूव कर देता है कि ठीक है भाई अब तुमने ये क्लासेस करानी है। सो देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो कि सारा का सारा आपने करना है। तो ये कोर्सेज जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है।
आपका ये टोटल कैफ है। कैफ के रूल्स हमने डिस्कस कर लिए, एग्जाम पैटर्न, कॉस्ट, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिए, कोर्सेज कौन कौन से ये डिस्कस कर लिए, और रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम टाइम पीरियड पास, कैफ पास करने का जो आपके पास है वो ये है। अब जरा एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। आप लोग अभी अगर किसी स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आई की वेबसाइट के ऊपर एक एग्जाम प्रोग्राम अवेलेबल है। आई एग्जाम प्रोग्राम इशू कर देता है। वो कहता है कि भैया अगर स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट की बात करें तो इसकी एग्जामिनेशन डेट्स हैं 4 से 12 मार्च। वो कैसे, ये नीचे लिखी हुई है। 4 तारीख को पेपर होगा कैफ 5 का, 5 को पेपर होगा कैफ 4 का, 6 को पेपर होगा कैफ 6 का, 7 को पेपर होगा कैफ 3 का। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो मर्जी अटेम्प्ट हो, हमेशा उस वीक के पहले मंडे से पेपर स्टार्ट होते हैं। हमेशा मंडे को पेपर कैफ 5 का होता है, ट्यूसडे को हमेशा पेपर बिजनेस लॉ का होता है, वेडनेसडे को पेपर मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस का होता है। नहीं कि आपको आपको पता चल जाए कि आपके पेपर जो है वो किस तरतीब से होते हैं। और ये पेपर मॉर्निंग सेशन में 9 से 12:15, ये भी आई ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने उनकी वेबसाइट से निकाले हैं। फॉर्म सबमिट कराने की डेट जो है वो 11 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक है। यानी कि अगर फर्ज करें कि आपने अभी दिसंबर में अपनी पीआरसी की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दी है और आपका पीआरसी अल्लाह करे इंशाल्लाह पास हो जाता है और फिर आप आगे कोई पेपर कैफ में देना चाहते हैं, तो आपके पास कैफ में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2024 है। इसके बाद भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको 25% एक्स्ट्रा लेट फीस देनी पड़ेगी 15 जनवरी तक। उसके बाद भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको 50% लेट फीस देनी पड़ेगी 22 जनवरी तक। और मजे की बात यह है कि एग्जाम डेट है 4 से 12 और रिजल्ट डेटा 29 अप्रैल 2024। यानी कि आई कैप इतना ज्यादा प्लान चलता है कि वो पूरा प्रोग्राम जो है वो बच्चे को दे देता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो इलेक्शन कमीशन है उसने पूरी डेट्स दे दी है, फलां तारीख तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, फलां तारीख तक ये चेक होंगे, और उसके बाद अगर ये कैंसिल हो जाते हैं तो फलां तारीख तक इसके अगेंस्ट जो है वो आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, फलां तारीख तक अपीलों का फैसला हो जाएगा, फलां तारीख को निशान अलॉट होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी तरीके से आई कैप भी अपना सारा का सारा प्लान ऑफर कर देता है। सो दिस इज द प्लान विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू अपीयर इन स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट। तो ये प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये डेट याद रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है 8 जनवरी, कि अगर आपने फीस जमा करानी है तो 8 जनवरी तक आपने फीस जमा करा देनी है। आपको ये बताना बड़ा जरूरी है कि एज अर्ली एज पॉसिबल कैफ पास करना की कितनी वैल्यू है, कितनी अहमियत। अक्सर औकात ये चीजें, ये बातें मैं ये सोचता था, ये स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अगर हमें पहले किसी ने बताई होती ना तो हमारा वक्त जाया ना होता, हम उसी वक्त ही कॉशियस हो जाते। तो भाई इस वक्त मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मेडिकल इमरजेंसी नहीं, एजुकेशनल इमरजेंसी नाफिज कर देनी है। आपने एज अर्ली एज पॉसिबल इस दरिया से, इस समंदर से डूब के निकलना है। जिसे कहते हैं ना, आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपने इस आग के दरिया में से एज अर्ली एज पॉसिबल निकलना है, क्योंकि हर बच्चे की लाइफ में एक स्टेज आती है जब वो 3 या 4 अटेम्प्ट्स करने के बाद एकदम से उसको फील होता है कि यार ओहो शिट, मेरा तो टाइम बड़ा ज़ाया हो गया। मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे किसी ने बताया होता तो मैं अपना टाइम ज़ाया ना करता। एकदम से आप लोगों को पता चलेगी एक चीज़ व्हिच इज़ कॉल्ड बिग 4 फर्म्स या टॉप रेटेड फर्म्स, और एकदम से आपके ज़हन में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि यार मुझे तो टॉप रेटेड फर्म्स में आर्टिकल करने चाहिए। अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो टॉप रेटेड फर्म में आर्टिकल करे, बिग 4, बिग 3 में आर्टिकल्स करे। लेकिन आप लोगों को इस वक़्त उस चीज़ की इतनी सेंस नहीं है। बाद में होगी। बाद में मुझे आज भी मैसेजेस आते हैं कि सर अब मेरा इतना टाइम गुज़र गया है, क्या मुझे बिग 4 में आर्टिकल्स मिलेंगे? मैं कहता हूँ कि यार अब कैसे मिलेंगे? अब आपका टाइम इतना ज़्यादा गुज़र गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपको उस वक़्त सोचना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मैं एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी बता रहा हूँ। याद रखिए, पल्लू से बाँध लीजिए, तवीज़ बना के गले में डाल लीजिए, पानी में डाल के घोल के पी लीजिए, कागज़ पे लिख के अपने टेबल पे सामने लगाइए कि कैफ को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पास करना है। अगर आपने बिग 3, बिग 4 में आर्टिकल्स करने हैं, टॉप 5 फर्म्स जो पाकिस्तान में हैं, अगर आपने उनमें आर्टिकल्स करने हैं, तो आपको इसके लिए अभी से प्लान करना होगा। बाद में जब टाइम गुज़र जाता है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ये भी बड़ा लॉजिकल है कि जहाँ पे बच्चों की जाने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे उनके पास सीटें कम होती हैं और लोगों की एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं। फिर उन्होंने उसमें कोई ना कोई एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना होता है, जिसमें वाक़ई जो बच्चे डिज़र्व करते हैं, सिर्फ़ वही अंदर जा सकें। तो वो क्राइटेरिया क्या है? कम से कम टाइम में कैफ क्लियर करना। कम से कम टाइम कितना है जिसमें कैफ क्लियर किया जा सकता है? तो वो है जनाब 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है? 3 अटेम्प्ट से कम में भी बच्चे कैफ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन 3 से 4 अटेम्प्ट्स में अगर आपने कैफ क्लियर किया हुआ है, तो यू हैव वेरी गुड चांसेस टू गो इंटो बिग 4 फर्म्स, ठीक है? चलें 3 अटेम्प्ट्स में 4 अटेम्प्ट्स आपको दे देता हूँ। 4 अटेम्प्ट्स 2 साल में अगर आप कैफ क्लियर करते हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप बिग 4 फर्म्स में चले जाएँगे। तो डिज़ायरेबल फर्म जो आपकी होती हैं, इनके अंदर आर्टिकल्स की ख्वाहिश हर बच्चे की होती है, और जब वक़्त गुज़र जाता है तो फिर मैं यही कहता हूँ कि अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पेपर दें वो पास करें। पास करने के लिए पेपर दें, अपीयर करने के लिए पेपर ना दें कि भाई चलो जी, मेरा दोस्त अगर 4 पेपर दे रहा है तो मैं भी 4 दूँगा। आपकी आपके दोस्त से कोई लड़ाई नहीं है, कोई इससे कोई मुकाबला नहीं है, आपका मुकाबला आई कैप के साथ है। आप
बजाय वो 4 दे, तो वो 4 में से 1 पास कर सके। इससे बेहतर ये है कि आप 2 दें और 2 के 2 पास कर लें। ठीक है? क्योंकि आपका फ़ोकस जब डिवाइड होगा, तो फिर आपकी प्रिपरेशन भी खराब होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल विदिन 4 अटेम्प्ट्स, विदिन 2 ईयर्स आप अपना गैप क्लियर करें। टैक्सेशन एंड लॉस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि फर्स्ट करें कि आपने एक टैक्स का पेपर दिया और उसमें आप फेल हो गए 2-3 नंबर से। अगली दफा जो आप टैक्स पढ़ेंगे ना, उसमें चेंजेस आ चुकी होंगी। पाकिस्तान के अंदर टैक्स चेंज होता है। हर साल जब बजट आता है नए टैक्स लगते हैं। हर साल जब मिनी बजट आता है कुछ टैक्स चेंज होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं, टैक्स के रूल्स चेंज होते हैं। तो हर दफा रूल्स चेंज होने से आपको हर दफा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और मजे की बात ये है कि आपके ज़हन में फिर बाद में परेशानी हो सकती है कि यार पता नहीं ये रूल अब है कि नहीं है, ये रूल आउटडेटेड तो नहीं हो गया। इसी तरह से लॉस के अंदर भी यही होता है कि आपको लॉ के पेपर में भी कुछ चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप बार-बार फेल होते रहेंगे, तो आपको बार-बार दोबारा से अपडेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर टैक्स और लॉज़ यही 2 पेपर्स हैं जो ज़्यादातर चेंज होते हैं। बाकी अकाउंटिंग में कभी-कभार ही शायद ही कभी कोई चेंज आए, कॉस्ट अकाउंटिंग में, बिज़नेस के रूल्स वगैरह में, तो टैक्स और लॉज़ के अंदर चेंजेस होती हैं। और टैक्स और लॉज़ के अंदर भी जब आपने कभी इंटरनेट से भी कोई लेक्चर्स लेने हैं या कहीं से पढ़ना भी है, तो आप पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़ेंगे, खास तौर पे टैक्स के अंदर। क्योंकि लॉज़ में भी चेंजेस कोई इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट तो नहीं होती, लेकिन टैक्स में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं। तो टैक्स के पुराने लेक्चर्स आपने इंटरनेट से नहीं पढ़ने। जब आप एक पेपर रिपीट करते हैं ना, तो आपका इसका फाइनेंशियल बर्डन भी आपके ऊपर आता है। वो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो अ, आप डिफरेंट तरीकों से उसको मेज़र कर सकते हैं। फर्ज़ करें कि आपका एक ही पेपर था, वो आपका पेपर फेल हो गया। अब उस पेपर को दोबारा पढ़ने के लिए आपने कॉलेज में फ़ीस दी। लेट्स सपोज़ कि आपने 20,000 रुपए कॉलेज में फ़ीस दी है उस पेपर को दोबारा पढ़ने की। नॉर्मली हर कॉलेज जो है वो रीटेक फ़ीस देता है, जो कि तकरीबन हाफ़ होती है टोटल फ़ीस का। तो मैं कहता हूँ कि जी पढ़ने की जो है वो 10,000 फ़ीस होगी। अपीयर करने की तकरीबन मेरा ख़्याल है 5 से 6,000 रुपए फ़ीस होती है, तो 5,000 रुपए राउंड करके लिख लेते हैं कि आपने आईकैप में दोबारा वो पेपर देना है, तो वो पेपर फ़ीस जो होती है वो 5,000 होती है। अब आप अपने अगर हॉस्टल आइड है तो ज़रा अपने खर्चों का अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आपका 15,000 रुपए पर मंथ का कम से कम खर्चा है, तो 90,000 रुपए आपका हॉस्टल का खर्चा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा, क्योंकि आपने एक पेपर फेल कर दिया था और अब आपको उस पेपर को पढ़ने के लिए पाकिस्तान में बड़े सिटीज़ में रहना पड़ रहा है और 15,000 रुपए तो ये मिनिमम खर्चा है जो कि हॉस्टल का होता ही होता है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टलाइट हैं, तो आना-जाना, रहना-सहना, खाना-पीना, नहाना-धोना, इन सारी मद में भी आपका तकरीबन 50,000 रुपीज़ पर मंथ टोटल खर्चा आएगा ही आएगा। तो अगर आप गौर से देखें, तो इस वक़्त ये क्या किधर कहानी चली गई है, 155,000 पे ये स्टोरी चली गई। तो अगर आप एक पेपर फेल करते हैं, तो आपको अच्छी-खासी इसकी कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट जो कि आप दे रहे हैं। ठीक है? तो पेपर अगर आप रिपीट करेंगे या फेल कर देंगे, तो उसके बाद आपको पेपर रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट है जो ख़ैर आपकी जेब से कहाँ लग रही है, यू डोंट केयर, ये तो आपके पेरेंट्स की जेब से लग रही है। तो उनका भी थोड़ा-सा ख़्याल करें, वो भी आपके अपने ही माँ-बाप हैं। ठीक है? तो जो बात है वो ये है कि इस तरह से फाइनेंशियल बर्डन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है अगर आप बार-बार पेपर फेल करते हैं। पेपर फेल करने का एक और नुकसान होता है, आपके आर्टिकल्स लेट हो जाते हैं। आपको पता है कि आर्टिकल्स के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड इज़ बेसिकली अ फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि आपको मिलती है फर्म की तरफ से। करंटली इट इज़ अराउंड 19,700 या 300, पता नहीं इतनी। तो 20,000 रुपए तो फर्म भी आपको स्टाइपेंड देती है। अगर आप बार-बार फेल हो रहे होंगे, अगर आप अपना कैफ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पास नहीं करेंगे, तो आपको ये स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोच लें कि अगर आपने 2 साल के अरसे में कैफ क्लियर नहीं किया, आपको 6 महीने और ऊपर लगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने 6 महीने का स्टाइपेंड भी ज़ाया किया है। ठीक है? अगर मैं इसको अप्रॉक्सिमेट करूँ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये टोटल 1,20,000 रुपए बनते हैं। 1,20,000 का ये लॉस भी हुआ। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पास नहीं करेंगे, तो आपको जो लॉसेस होंगे, अगर हम सिर्फ़ उनको देख लें, तो आपका दिल करेगा कि भाई एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है ना वो कैफ क्लियर करें। तो ये इस जो स्लाइड है इसकी जो समझ लें जो फिलॉसफी है इसको मैंने जैसे डिज़ाइन किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम करना चाहिए अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको क्या-क्या नुकसान होंगे। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि आपकी अगर आपने वो काम ना किया, यानी कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, यानी कि विदिन 2 इयर्स कैफ क्लियर नहीं किया, 2 इयर्स या इससे कम अरसे में, तो आपको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, आपको बार-बार पेपर को पढ़ना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होगा पेपर को रिपीट करने का, ज़ाहिर बात है दोबारा पेपर आईकैम में देना है। आपको आपके आर्टिकल्स लेट स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से आपको स्टाइपेंड भी तभी मिलेगा ना जब आप आपके आर्टिकल स्टार्ट होंगे। आर्टिकल स्टार्ट नहीं हुए तो स्टाइपेंड कहाँ से मिलेगा? यानी कि अ, अगर आप टाइम पे अपना गैप क्लियर कर लेते हैं, तो आप ज़्यादा अर्ली एक अर्निंग मोड में आ जाएँगे। ये जो स्टाइपेंड होता है 20,000 रुपए, ये एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, खास तौर पे एक स्टूडेंट के लिए, वो उसमें अपना गुज़ारा कर सकता है। आगे चलते हैं, एंटरिंग प्रोफेशनल फेज़ ऑफ योर लाइफ, आपका प्रोफेशनल फेज़ ऑफ योर लाइफ और डिले होता चला जाएगा। अगर आप अर्ली कैप क्लियर कर लेंगे, आप अर्ली प्रोफेशनल फेज़ ऑफ योर लाइफ में चले जाएँगे। आपके आर्टिकल जल्दी स्टार्ट हो जाएँगे, फिर आप जल्दी सीए कर सकते हैं अगर आपने अर्ली कैप क्लियर किया। तो भैया ज़िंदगी तो सीए करने के बाद है। जब आप सीए कर लेंगे, उसके बाद देन यू विल बी एबल टू एन्जॉय योर लाइफ। ये ना हो कि आप सीए करते-करते बूढ़े हो जाएँ
और फिर आपके पास जब खाने को चीज़ें हों, तो खाने को दाँत ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा? जब आपके पास एन्जॉय करने के लिए पैसे हों, लेकिन आप एन्जॉय नहीं कर सकते क्योंकि वक़्त गुज़र चुका है, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो फिर आप उनको टाइम दे रहे हैं, तो आप अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइफ़ को कैसे एन्जॉय करेंगे? ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंप्लीट इट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, सो यू कैन एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ प्रोफेशनल फेज़ ऑफ योर लाइफ़। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है, व्हिच इज़ कॉल्ड मोटिवेशन ऑफ बीइंग पास्ट। ठीक है, ये तो मैंने पॉइंट लिखा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब आप फेल हो रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को एक फेलियर समझना शुरू कर देते हैं। आपको आसान चीज़ें भी मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। आसान पेपर भी आपको लगता है कि ले यार, ये सीएस में तो मैं फेल ही हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों फेल कर देते हैं। हाँ, सीए में तो ऐसे ही है। आप फेलियर के लिए ऐसी-ऐसी फिर रीज़न्स ढूँढते हैं जो कि ठीक नहीं होती, जो झूठी होती हैं, क्योंकि आप अपनी नाकामी किसी और के साथ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। डीमोटिवेशन आ जाती है नाकामी से। तो अगर आप पेपर पास कर रहे हैं, आपने एक पेपर दिया, पास हो गया, आप चीते बन जाएँगे, आप मोटिवेट हो जाएँगे। मुझे याद है जब हमने पहली दफ़ा पीआरसी के पेपर्स दिए थे, उस वक़्त पीआरसी नहीं होता था, उस वक़्त मॉड्यूल्स देते थे, मॉड्यूल ए, बी, सी, डी। मॉड्यूल ए में 2 पेपर होते थे, फंक्शनल इंग्लिश और क्यूएम। फंक्शनल इंग्लिश और क्यूएम का पेपर जब हम लोगों ने दिया, मेरा पास हो गया पहली अटेम्प्ट में, तो मेरा अपना ये एक बात थी मेरे दोस्त के साथ एक डायलॉग था कि यार अब तो लग रहा है कि जैसे हमने आधा सीए कर लिया है। तो हमेशा सीए पेपर पास करने की एक मोटिवेशन होती है। अगर आप पेपर पास करते रहेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी, आगे भी आपकी मोटिवेशन आएगी। लेकिन अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो अगली दफ़ा आपका मोटिवेशन मोरल डाउन होगा। आप अपने आप को जो है ना वो डाउनग्रेडेड कंसिडर करेंगे। फिर आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे, आपको मज़ीद फेलियर यानी कि आप मज़ीद नीचे, 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 नीचे गिरते जाएँगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखना और ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये फिर आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। जो बच्चा फेलियर का है, जिसको बड़ा अर्ली सामना करना पड़ जाता है, वो अपने आप वो फेलियर के डिफरेंट रीज़न्स ढूँढता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मायूसी आ जाती है और वो बच्चा जो है ना वो फिर उसी दलदल में फँसता चला जाता है और अल्टीमेटली वो एक प्रोफेशनली लो परफॉर्मर या नाकाम इंसान बन जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट दैट यू गिव योर वेरी ट्रू एफर्ट, गिव योर 100% एंड पास द कैफ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, राइट? ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शामिल नहीं है, तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी क्योंकि कॉल पिक करने के लिए हर वक़्त मैं इस पोज़ीशन में नहीं होता। आप मुझे वॉइस नोट करेंगे, मैं बड़ी डिटेल से बहुत जिसे कहते हैं कि तसल्ली से आपको रिस्पॉन्ड करूँगा इंशाल्लाह। और आपको वीडियो चाहिए, ये वाली स्लाइड्स चाहिए, आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अपना पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस सेशन से मुताल्लिक अगर कोई आपका क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, वॉइस नोट कर दें, लिख कर मैसेज कर दें, तो मैं आपको वन बाय वन आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूँगा। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आप सब लोगों का जॉइन करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द पेशेंस कि आपने जिस पेशेंस से मेरी बातें सुनी है, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इन सारी बातों पे अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।